सुप्रभात बच्चों। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तरह होंगे। और अभी हम अलंकार में हैं, अलंकार पढ़ा रहे हैं। तो अलंकार के भेदों में से अर्था अलंकार के 3 भेदों को मैं बता चुका हूँ। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उसके 2 भेद और आप लोगों को पढ़ना है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट करना चाहिए कि सब मुझे समझ में नहीं आता है, तो फिर से बताऊंगा, फिर से आप लोगों की समस्याओं का समाधान करूंगा। तो आप अगर मेरे जा करके यूट्यूब में और खोल करके देखेंगे, पढ़ेंगे, तभी मालूम होगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। और आप कमेंट करेंगे कि समझ में आया है कि नहीं आया है, तभी मुझको संतुष्टि मिलेगी। तो आए पढ़ते हैं चौथा भेद, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति शब्द का बड़ा अर्थ समझेंगे। इसमें 2 शब्द हैं, अतिशय और उक्ति। अतिशयोक्ति 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, अतिशय और उक्ति। तो अतिशय का मतलब होता है अधिक, बढ़ा चढ़ाकर। उक्ति माने कथन। तो अतिशयोक्ति अलंकार में होता क्या है कि किसी भी बात को जब कवि जो है वो बढ़ा चढ़ाकर करता है, उसकी सीमा से बाहर की बात करता है, उसके औकात से बाहर की बात जब करता है बढ़ा चढ़ा करके, तब वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो परिभाषा में आएंगे, जहां किसी बात को सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात किसी भी बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ा, वो जो है उससे अधिक बढ़ा चढ़ा करके किया जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति का अर्थ ही होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो इसमें समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं है, बल्कि सीधी सी बात है और सीधी सी समझ में लेना है कि अतिशयोक्ति माने किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। तो उदाहरण में आएंगे, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका नगरी जल गई, निश्चर गए घाट। इसमें अतिशयोक्ति है, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। इसका अर्थ क्या होगा? अब की घटना, जब हनुमान लंका में गए थे तो उनकी पूंछ में आग लगा दी गई थी। उस समय की घटना का वर्णन कवि जो किया है बढ़ा चढ़ा कर दिया है। कहता है कि हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लग पाई थी, तब तक लंका नगरी जल गई। ये आश्चर्य की बात है, यह बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई है कि जब तक पूंछ में आग नहीं लगी है तो कैसे लंका नगरी जल जाएगी। तो यहाँ पर बात बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी थी और लंका नगरी जल गई। तो बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा है कवि ने, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा है, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आप लोग मालूम है, चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था। रास्ते में नदी पड़ जाती है, राणा प्रताप घोड़े पर बैठे हुए सोच रहे हैं, अभी सोचे भी नहीं है कि नदी के पार जाना है, तब तक चेतक उस पार चला जाता है। तो ये इसमें आश्चर्य की बात है कि राणा अभी सोचे भी नहीं है, तब तक चेतक कैसे उस पार चला जाएगा। तो इस बात को बढ़ा चढ़ा कर कही गई है। तो यहाँ पर क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब आगे पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण में क्या होता है? किसी प्राकृतिक वस्तु को या किसी जीव को जो मानव से हट करके है, मानवेतर है, मानव नहीं है, कोई जीव है, कोई पेड़ पौधा है, कोई नदी है, कोई पहाड़ है, उसको मानव की तरह वर्णन कर दिया जाए। जब कभी क्या करता है, प्राकृतिक वस्तुओं का चाहे जड़ हो या चेतन हो, उसको मानव मान करके उसका वर्णन कर देता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसकी परिभाषा में आएंगे, जहां काव्य में
के चेतन और अचेतन पदार्थों को मानव के रूप में दर्शाया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात काव्य में, कविता में किसी प्राकृतिक वस्तु को या किसी जीव को मनुष्य की तरह मान करके उसका वर्णन किया जाता है, उसको दिखाया जाता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के स्वर के, मेघ आए बड़े बन ठन करके स्वर के, मेघ माने बादल होता है। बरसात के दिनों में कभी ऐसी कल्पना करता है कि बादल जब आ रहे हैं तो बन ठन कर और स्वर कर आ रहे हैं। बनना और संवरना मनुष्य का काम है। कोई प्राकृतिक वस्तु बन अपने स्वतः वो न बन सकती है न संवर सकती है, लेकिन कभी ने कल्पना किया है कि मेघ जो है, बादल जो बरसात में आए हैं, वो बन ठन करके और पूरी तरह से दूल्हे की तरह संवर करके आए हैं। तो यहाँ क्या किया है कि बादल का कवि ने मानवीकरण कर दिया है, मानव मान लिया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। अब है दूसरा उदाहरण है किनारे कई पत्थर पी रहे चुपचाप पानी। यहाँ पर कवि जब तालाब के किनारे जाता है तो देखता है कि बहुत से पत्थर पड़े हुए हैं, और कवि को ऐसा लगता है कि ये पत्थर जो हैं वो तालाब के पानी को पी रहे हैं पड़े पड़े। तो यहाँ पर कवि पत्थरों का मानवीकरण कर दिया है, पत्थर पानी नहीं पी सकते हैं, लेकिन उसका मनुष्य मान लिया है कि जो तालाब के किनारे पत्थर पड़े हुए हैं वो मनुष्य की तरह तालाब का पानी पी रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पत्थरों का मानवीकरण कर दिया है कवि ने, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। इसका और से बहुत से उदाहरण हैं, जैसे नदी तट से लौटी गंगा नहा कर गई सुभाषिनी भीगी हवाएं। अर्थात कभी यहाँ पर कल्पना करता है कि नदी के किनारे जो हवाएं बहती है वो गंगा नदी में नहाती हैं। हवाएं नहा नहीं सकती है, लेकिन हवाओं का मानवीकरण कर दिया है कि हवाएं गंगा के जल में नहा करके जब बाहर आती हैं तो उसमें सुगंध फैल जाता है। तो हवाएं तो नहा नहीं सकती हैं, लेकिन कवि ने क्या किया है कि हवाओं का मानवीकरण कर दिया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। तो मुझे आशा है कि आप समझ लिए होंगे। यदि आप नहीं समझे होंगे तो कमेंट करके मुझे बताएंगे, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। धन्यवाद।